हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय, मेरा कैमरा स्टिल नहीं चल रहा है, क्या मसला है इसका? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माय कैमरा। ओके, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? अच्छा गुजरा होगा, मज़े में गुजरा होगा। बड़ी अच्छी सी खबर मिली है, आप लोगों की एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है ना? आई थिंक 5 5 ओके, तो सबसे पहले तो आई वेलकम यू टू विविड स्मार्ट लर्निंग। होप यू आर एंजॉयिंग योर लर्निंग विद विविड स्मार्ट लर्निंग। आई एम एंजॉयिंग वेरी मच। Okay, let me introduce myself first. I am Rusa Amir and I am computer engineer and I am going to teach you physics. So this is the last topic of our chapter number 1 which we will learn today. और मैं आप सबसे एक और बात इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगी। मैंने आप लोगों के कुछ टेस्ट एमसीक्यूज वगैरह जो मैंने अपलोड किए थे, मैंने देखे थे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ने वालेकुम अस्सलाम तफसीर। तो तफसीर, आज आपको आवाज़ आ रही है? सो कैमरा ऑन। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अगेन तफसीर काइंडली चेक, आपके पास क्यों मेरी आवाज़ नहीं आ रही होती? ओके, ओके, ओके। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, हाँ जी, मैं इम्पोर्टेंट बात आपको ये कह रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं बट वो लेक्चर मेरा अटेंड उन्होंने नहीं किया था। आप लोग प्लीज़ कोशिश करके ना क्लास के टाइमिंग्स पर आके लेक्चर अटेंड करें। अब उसके अंदर बेसिकली मुझे कुछ मिस्टेक्स नज़र आई हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है, जब आप क्लास ले रहे होंगे ना, तो अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसी वक्त मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही। और वैसे जो मेरा लेक्चर भी सुन रहे हैं उनको भी मैं अपनी ईमेल आईडी मैंने उसमें दी है। तफसीर का इशू है, तफसीर आई डोंट नो, अगेन कुछ का इशू आ रहा है। तो लेक्चर अगर आप कोशिश करके लेक्चर अटेंड करेंगे ना, तो उससे आसानियाँ हैं बहुत सारी। मतलब जहाँ कन्फ्यूजन है वो पूछ लें। अब जैसे मैंने एक एमसीक्यू बड़ा बहुत सिंपल सी बात थी, मैंने इतनी दफ़ा अपने लेक्चर में उस बात को रिपीट भी किया था कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? वो सिर्फ लेंथ पर डिपेंड कर रहा होता है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें मास का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था, तो वो चीज़ सही नहीं है, मतलब ये गलत है। इसको प्लीज़ ज़रूर क्लैरिफाई करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के हवाले से। अच्छा जी, अच्छा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं अपना, वो बहुत मज़े का टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। ये इस चैप्टर नंबर 11 का हमारा लास्ट टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का। इसके अंदर हम फर्दर 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं भी आपको स्लाइड शेयर करती हूँ तो बताऊंगी। तफसीर
बिल्कुल आप ले तो सकते हैं। और जिस वक्त आप क्लास लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, कि ताकि आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसी वक्त पूछ सकते हैं। ओके, तो अब अपना टॉपिक आज का स्टार्ट कर देते हैं। क्यों 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 ऐसा हो रहा है? चलो। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। क्या होता है? जब भी हम किसी मीडियम में हम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं किसी मीडियम में, तो उससे क्या होता है कि वेव प्रोड्यूस होती है। सही। तो वेव्स की ही हमने फर्दर, मतलब दो तरह की वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जी ट्रांस मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं। वो वेव्स होती हैं जिनको क्या मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए, या ट्रेवल करने के लिए, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे वो एयर है चाहे वो पानी है। तो ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, और वो दो टाइप्स कौन सी हैं? कौन बताएगा? मैं ही बता देती हूँ। वो दो टाइप्स हमारे पास हैं, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उनको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। सही है। उसके बाद फिर हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को कैरी करती हैं, किस तरह करती हैं, उसको हम देखेंगे। और फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। हम इसको कंसिडर करेंगे टॉपिक को। सही। अब ये फाइल अपलोड हो जाए फिर हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, या हम अपने चने बोर्ड को यूज़ करते हैं अभी। सही। तो हमारा आज का सबसे पहले टॉपिक क्या है? ओके, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स थी कि जो किस पे डिपेंड कर रही थी? डिपेंड ऑन मीडियम। सही है, यानी दे रिक्वायर्ड मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, यानी वो एयर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, पर उन्हें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है अपने ट्रांसफर के लिए या अपने ट्रैवल के लिए। तो ऐसी वेव्स कौन से कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स की हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, विच आर ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सही। अच्छा, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कौन सी वेव्स होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। बेसिक दो टाइप्स हमें पता चल गई। ओके, ट्रांसफर वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम कैसे इसकी एग्जांपल लेंगे? सबसे पहले आपकी बुक में बहुत अच्छी एग्जांपल गिवन है, हम उस एग्जांपल को देखेंगे किस तरह कि एक हमारे पास क्या है? ओके, वेट अ मिनट, 2 मिनट्स आप जरा रुकें प्लीज। मुझे ना थोड़ा सा कुछ क्यों आ रहा है
ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? अब सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाती हूँ, फिर आपको बात मेरी सही तरीके से समझ में आएगी। सही कैसे समझ में आएगी? अच्छा जी, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। What you see in this picture is the wavefront progressing forward and the particles compressing and expanding in the same direction. This kind of wave is marked by periodic compression zone and friction zone where the medium expands. सही, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की हमारे पास एग्जाम्पल है और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, इसको हम कंसीडर करेंगे, हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। सही, अब इसके लिए हमने बेसिकली क्या किया है, इसके लिए हमने एक स्प्रिंग लिया है। सही है, एक स्प्रिंग लिया है, जैसे हमने पहले भी देखा था ना, हमने एक स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने स्प्रिंग के साथ मास अटैच कर दिया था। यहाँ पे मास अटैच नहीं कर रहे, बट हमने एक सिंपल स्प्रिंग लिया है। सही है, इसको अभी हम ये कंप्रेशन वाली चीज बाद में देखते हैं, पहले हम सिंपल सा ड्रॉ करते हैं। हमने एक यहाँ पर क्या लिया है, स्प्रिंग। अभी मेरी ड्राइंग को ज़रा बर्दाश्त कर लें। सपोज ये हमारे पास स्प्रिंग है, सही है, और ये हमने क्या एक किसी भी पॉइंट पे क्या किया है, अटैच कर दिया है। सही, और यहाँ पे क्या है, ये है हमारा हैंड। सही है, मैं यहाँ पे सिर्फ एच ही लिख रही हूँ। सही, अब क्या हो रहा है कि हमने एक स्प्रिंग लिया है, सही है, उसको एक पॉइंट पे हमने अटैच कर दिया है, एंड देन हमने हैंड से क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है। सही है, जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, यानी क्या हुआ, हमने उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है, जिससे क्या हुआ है, एक वेव प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, अब जो वेव प्रोड्यूस हुई है ना, तो वो किस तरह की वेव प्रोड्यूस हुई है, अब हमने उस वेव की को देखना है कि वो कैसी वेव थी। जब हमने वेव प्रोड्यूस की, सपोज हमने लेफ्ट साइड से वेव प्रोड्यूस की, हमने यहाँ पर एक जर्क सा दिया, चाहे हमने जोर से दिया चाहे हल्का दिया, हमने एक जर्क दिया। देखिए, और उससे क्या हुआ कि वेव जो थी प्रोड्यूस हो गई। सही, वेव प्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ, जो स्प्रिंग था स्टार्ट में, जहां पर सबसे पहले एनर्जी, मतलब एनर्जी पहुंचना है स्टार्ट हुई, एनर्जी ने ट्रेवल करना है स्टार्ट किया, जैसे ही एनर्जी वहां पर पहुंची तो क्या हुआ, वहां से स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गया, आपस में एक दूसरे के वो क्लोज क्लोज आ गए पार्टिकल्स। सही है, उससे क्या हुआ कि वहां पे क्या हुआ, कंप्रेस हो गए, जो उस वो जो एरिया था जहां पे कंप्रेस हुए, वो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। और आगे वाला जो था स्प्रिंग, वो वैसे ही रहा। सही, फिर जब आगे मूव हुआ तो क्या हुआ, अच्छा, जो क्लोज यहाँ पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स आपस में हो रहे हैं उनको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहां पर ये दूर दूर है उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। सही, फिर क्या हुआ, जो बाकी स्प्रिंग था वो बिल्कुल उसी तरह स्मूथ था। सही है, और वो एनर्जी क्या है, अब ट्रांसफर हो रही है, आगे मूव कर रही है। जब आगे मूव कर रही है तो क्या हुआ, फिर आगे से हमने कंप्रेशन का प्रोसेस देखा। सही है, अब पीछे वाली जो कंप्रेशन थी वो हमारी रेयर फ्रैक्शन में चेंज हो गई, और आगे जो रेयर फ्रैक्शन थी वहां पर कंप्रेशन आ गई। सही, फिर हमने देखा कि एनर्जी ने मजीद ट्रांसफर किया, और क्या हुआ, दोबारा जो कंप्रेशन थी वो रेयर फ्रैक्शन में चेंज हो गई, और जो रेयर फ्रैक्शन थी वो कंप्रेशन में चेंज हो गई। सही, तो ऐसी वेव में हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो वेव के पैरेलल मूव कर रहे हैं। सही है, तो ये जो पैरेलल मूवमेंट है, किसी भी कोई ऐसी वेव जिसमें मीडियम ऑफ पार्टिकल जो हैं, जो उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन है वो कैसे है, वेव के पैरेलल है, तो जो ऐसी वेव्स होती हैं वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सही है, अब इसमें द पार्टिकल्स ऑफ द वेव डू नॉट मूव अलोंग विद द वेव, सो दे सिंपली ऑस्किलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर ओन इक्विलिब्रियम। और ये हमें क्या यूज शो कर रहे होते हैं, हमें बैक एंड फोर्थ मोशन शो कर रहे होते हैं। सही है, यानी वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल पैरेलल थे। अच्छा, साउंड वेव्स होती हैं, इनमें इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। द प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स है। अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं। द वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, जैसे अभी हमने कहा, हमने किस तरह देखा वाइब्रेशन और स्प्रिंग
वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर कि वो बिल्कुल मीडियम ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो वेव के पैरेलल मूव कर रहे थे। सही। द फ्लक्चुएशन इन गैस द सुनामी वेव्स, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अच्छा, एक और बड़े मजे की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। सपोज फॉर एग्जांपल के हमने कहीं पर पानी है, कहीं खड़ा है, किसी भी समझे आप किसी टब में खड़ा है, टब पानी भरा हुआ है, या किसी भी कंटेनर में पानी है, और हमने उसमें कोई ऐसे कोई छोटी सी चीज डाल दी, जिस तरह सपोज हमने कोई प्लास्टिक बॉल डाल दी, या हमने उसमें कोई कॉर्क डाल दिया, किसी बॉटल का कैप डाल दिया, और हमने फिर उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट की। जब हमने डिस्टरबेंस क्रिएट की तो क्या हुआ, वेव प्रोड्यूस हो गई। अब जब वेव प्रोड्यूस हुई और जो ऑब्जेक्ट हमने उसके अंदर डाला है, एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, सही है, और वहां तक वेव पहुंची, तो क्या हुआ, वेव जैसे ही वहां पहुंची, जहां जहां वेव मूव कर रही थी वहां वहां उसको जो ऑब्जेक्ट था उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने देखा कि ये मीडिया किस तरह मूव कर रहा है, उसने भी उसमें एनर्जी ट्रांसफर की ऑब्जेक्ट में, वेव ने अपनी एनर्जी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर की, और ऑब्जेक्ट ने भी साथ साथ मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो हमने क्या देखा कि जहां जहां वेव जा रही है बिल्कुल उसके पैरेलल पैरेलल जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो हमें उनके अंदर क्या रिलेशन नजर आया कि वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ऐसी वेव्स जिसके अंदर मीडियम ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो पैरेलल मूव करते हैं वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये डेफिनेशन भी आपकी बुक में बहुत अच्छी गिवन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अ पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन वेव, यानी वो जो वेव प्रोपोगेट हुई है उसके बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहे थे मीडियम ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी मूव बैक एंड फोर्थ, यानी बिल्कुल मूव बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी कैसी होती है, यानी एक मीन पोजीशन पे रहते हुए वो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं अपनी, मतलब वो पोजीशन को बार बार चेंज नहीं कर रहे होते, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे ही मूव करते हैं। तो ऐसी वेव्स कौन सी वेव्स कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, सीरीज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमने कौन से दो रीजन्स देखे थे, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन। जिस जगह पर स्प्रिंग के जो लूप्स थे वो एक दूसरे के क्लोज हो गए थे, उस एरिया को, उस रीजन को हमने कहा था कंप्रेशंस, और जहां पर वो लूज नहीं थे, अपनी नॉर्मल स्टेट में थे या दूर थे, तो उसको हमने क्या कहा था, रेयर फ्रैक्शंस या एक्सपेंशंस बेसिकली कहेंगे। उस जगह से स्प्रिंग एक्सपेंड हो गया। आप एक अगर अपने इमेजिन करके भी देखें, इसको एग्जांपल लें कि आप कभी किसी स्प्रिंग को अगर आप जर्क दें तो उसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, उसमें किस तरह एक वेव जनरेट होती है, जो वेव जनरेट होती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो कंप्रेशन का हमारे पास रीजन होता है उसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और जो रेयरफ्रैक्शन का रीजन हमारे पास होता है वेव में, वहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफ्रैक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है वेवलेंथ कहलाता है। देखिए हमने ये वेवलेंथ दी हुई है, लेकिन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ। जिस तरह हम लोग किस तरह वेवलेंथ कैसे निकालते हैं किसी भी वेव की, कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ जो होते हैं उनके बीच के उनका जो डिस्टेंस होता है आपस में, वो किसी भी वेव की वेवलेंथ कहलाती है। तो इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच का जो डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट कंप्रेशन लिया और फोर्थ कंप्रेशन लिया और डिस्टेंस ले लिया, नहीं, दो कंसेक्यूटिव यानी बिल्कुल साथ साथ एक दूसरे के जो साथ साथ होते हैं ना, उसके जो डिस्टेंस होगा वो कहलाता है वेवलेंथ। सही। ओके,
अब यहाँ तक बात क्लियर है? कोई बात क्लियर नहीं हुई, कोई बात समझ नहीं आई, तो यू कैन फ्रीली आस्क मी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन टाइप इन चैट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर यू। शाबाश, आस्क क्वेश्चंस, ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछा करें, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, आगे मूव करें। सेकेंड टाइप हमारे पास कौन सी आती है? ट्रांसफर वेव्स आती हैं। इन ट्रांसफर वेव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वे। सही। ट्रांसफर वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं और जो वेव होती है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सही है। पिक्चर अभी आगे आएगी, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाली, मेरे पास पिक्चर नहीं थी तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो इज द पिक्चर व्हिच एक्सप्लेन्स हाउ वेव मूव साइड वे व्हेन द पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। यानी इसमें पार्टिकल्स कैसे अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं और क्या बना रहे होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, यानी वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं। ट्रांसफर वेव्स to the particles do not move along with the wave, they move up and down about their equilibrium position. Some example of transfer, the ripples on the surface of the water. सही है, आपको वाटर हो, आप उसके अंदर जब वो पत्थर फेंकते हैं तो जो वेव्स क्रिएट होती हैं, द सेकेंडरी वेव्स ऑफ अर्थ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। वेव्स ऑफ अ स्ट्रिंग भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, वो अक्सर कहीं हमें कोई अटैच रस्सी या कोई धागा मिल जाए ना, हम उसको जर्क देना स्टार्ट कर देते हैं, आपने देखा होगा प्रॉपरली उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ बन रहे होते हैं और वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो वो भी इसकी एग्जाम्पल है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, इसकी आपकी बुक में भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स गए हैं, बुक्स ज़रूर पढ़ा करें, मैं बार बार कहती हूँ, बुक्स को ज़रूर पढ़ा करें। अच्छा जी, स्लिंकी की इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है, बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल दी हुई है, मैंने यहाँ पे दूसरी कोई पिक्चर लगा दी है वैसे, बट खैर ये भी उसी की एग्जाम्पल है, किस तरह वेव्स प्रोड्यूस होगी ट्रांसफर पे। सही है। अब इसके अंदर देखें, हैंड मोशन उन्होंने दिखाया हुआ है कि कोई भी ऐसी रस्सी आप समझे, कोई स्ट्रिंग अटैच है किसी एक फिक्स पॉइंट से और दूसरे एंड जो इसका वो आपके हाथ में, आपने उसमें जर्क दिया, फोर्स अप्लाई की, वेव प्रोड्यूस की। सही है। वेव प्रोड्यूस हुई तो आप देखें जो वेव की डायरेक्शन है और जो हैंड का मोशन है आपस में क्या परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहे हैं। ये हम बुक वाली एग्जाम्पल से देखेंगे, हमें बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। स्लिंकी क्या होता है? अच्छा, जो स्प्रिंग होता है उसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, जो स्लिंकी होता है वो आपने अक्सर बच्चों के टॉयज में देखा होगा, वो अक्सर मिल जाता है शॉप्स पर भी, कोई भी टॉय सेक्शन होगा ना आप देखेंगे, बहुत किस तरह मैं बताऊँ, वो वैसे स्लिंकी की मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, चलें मैं भी आपको स्लिंकी की पिक्चर दिखा दूंगी, जब मैं नोट्स अपलोड करूंगी ना तो मैं स्लिंकी की एक पिक्चर भी अपलोड करूंगी आपको, फिर आपको आइडिया होगा उसमें क्या होता है उनमें। वेलकम फातिमा, फातिमा होप यू कैन हियर मी। आप मुझे चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करके बताइए। सही है। ओके, वेरी गुड फातिमा। तो फातिमा, 3 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो ट्राई टू बी पंक्चुअल। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिव्यू दे देती हूँ। आज का टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? अच्छा, तो फातिमा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देता हूँ अपना। आई एम अरूसा आमिर एंड आई एम टीचिंग फिजिक्स इन स्मार्ट विविड लर्निंग, विविड स्मार्ट लर्निंग, and I welcome you in Vivid Smart Learning. I'll give you my email ID. You can ask any question. You can write your questions in chat box and I will surely answer you. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, यानी ऐसी वेव्स जिनको किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी वेलकम फातिमा। जिनको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल के लिए, वो एयर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है। सही। उसमें हमने पहली एग्जांपल देखी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के पैरेलल मूव कर रहे होते हैं, ऐसी वेव्स कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम ऑफ पार्टिकल्स वेव के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं। अब हम उसकी एग्जांपल देखने और उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने स्लिंकी देखा है? स्लिंकी एक वो टॉय होता है, एक मल्टी से कलर का ना, वो अक्सर
किसी भी टॉय शॉप पे आप देखें या कोई घर में अगर बच्चा है तो आपने उनके टॉयज में देखा होगा, वो स्प्रिंग की तरह का होता है, बट वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सही है। स्प्रिंग जो होती है उसके अंदर स्टिफनेस ज़्यादा होती है, वो आपको देखने में स्प्रिंग लगता है, बट वो ना उसमें स्टिफनेस नहीं होती बिल्कुल भी, वो बहुत सॉफ्ट से मटेरियल का बना हुआ होता है। तो अक्सर बच्चों के आप हाथ में देखेंगे उससे खेल रहे होंगे। अब इन्होंने यहाँ पे स्लिंकी की बुक में बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है कि उसका हमने एक एंड जो है वो किसी भी फिक्स पॉइंट से अटैच कर दिया है। सही है। और उसका दूसरा एंड जो है वो हमारे हाथ में है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथ से हमने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, यानी उसको जर्क दिया। अब जब हमने जर्क दिया तो उससे क्या हुआ कि उसमें वेव प्रोड्यूस हो गई। सही है। या आपने कभी देखा होगा ना, कहीं भी कोई रस्सी अटैच हो और आप उस पर जर्क देते हैं तो उसमें किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें आपको प्रॉपरली क्रस्ट और ट्रफ भी नजर आ रहा होता है ना। ऐसी प्रॉपर वेव्स जिस तरह ये इस वक्त आपको पिक्चर में शो हो रही है ना, अप एंड डाउन क्रस्ट एंड ट्रफ्स बने हुए, इस तरह की वेव प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो ऐसी वेव प्रोड्यूस हो जाती है ना, ऐसी वेव कहलाती है ट्रांसफर वेव। अच्छा, ये क्या होता है कि अब आप देखिए, ये जो क्रस्ट या ट्रफ बन रहा होता है ना, ये पहले जहां से आपने हाथ को मूव किया ये वहां पे जनरेट होगा। तो ये आपको एक क्रस्ट की फॉर्म में, मतलब एक अपवर्ड और डाउनवर्ड फॉर्म में क्या होगा, नजर आएगा कि वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। या आपने बेसिकली डिस्टरबेंस क्रिएट की, जैसे ही आपने जर्क दिया उससे वेव प्रोड्यूस हो गई। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जो है एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी के कैसे यहाँ 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 मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह। अब ये जब यहाँ पहुंचेगी तो ये जो पीछे की वेव होगी ना, ये स्ट्रेट होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और उस वक्त आगे की भी स्ट्रेट होगी, और ये आहिस्ता 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 यहाँ पे मूव करती रहेगी और इस लास्ट पोजीशन तक पहुंच जाएगी। सही है। अब ये आगे तक पहुंचेगी एंड तक नहीं पहुंचेगी, वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी फोर्स अप्लाई किया या कितनी हमने उस पर एनर्जी अप्लाई कर दी है। सही। ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। बट ये जो क्रस्ट और ट्रफ्स बन रहे हैं ना, इसके अंदर बेसिकली जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे क्या एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। सही। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये किसको शो कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है, परपेंडिकुलर मूवमेंट को शो कर रहा है, विच शोज ट्रांसफर वेव्स। सही। जो क्रस्ट और ट्रफ है वो क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, किसके, डायरेक्शन ऑफ वेव के। सही। और इसकी वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, जिस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव से हमने क्या किया था, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच के जो डिफरेंस था वो वेवलेंथ था। और ट्रांसफर वेव्स में दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिफरेंस है, यानी ये दो क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये वेवलेंथ कहलाता है। सही। या दो ट्रफ्स के बीच का जो डिफरेंस है ये वेवलेंथ कहलाता है। लेकिन कंसेक्यूटिव यानी साथ साथ, जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं वो कहलाता है। सही। यहाँ तक बात समझ आई? कोई बात नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, एक ना, एक मैं अभी पोल एक क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, आप उसको जल्दी से आंसर करें ताकि मुझे पता चले कि क्या डिफरेंस है। सही। जल्दी से इस पोल को अटेम्प्ट करें आप और मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई। जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट करें। फातिमा, तफसीर,
आपकी स्क्रीन पे पोल शो हो रहा है फातिमा? सिंपल एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। कैन यू हेयर मी? जल्दी जल्दी सारे सेलेक्ट कर दें ताकि हम आगे मूव करें। चलें जी, अभी तक जिन्होंने पोल अटेंड नहीं किया है ऑप्शन सेलेक्ट, इसको ज़रूर सेलेक्ट करें प्लीज़। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब हमारा इसमें आगे एक टॉपिक है, हम रिलेशनशिप भी देखेंगे। उससे पहले हमारा एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है। मैं ज़रा बोर्ड इरेज कर दूं, फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, अब हमारे पास एक टॉपिक है बहुत अच्छा सा, वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अच्छा, वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अब वेव्स जो होते हैं वो एनर्जी को कैरी करते हैं, हमें इस बात को प्रूफ करना है। अब कैसे पता चलेगा कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को कैरी करते हैं? ऑफ कोर्स हमें ये बात पता तो है, बट साइंस प्रूफ मांगती है। अब हमें इस बात को प्रूफ करना है कि एनर्जी क्या वेव्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती। सही। अच्छा, अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें ना, हमने सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल देखी थी, सही है। तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि एक स्ट्रिंग के साथ मास अटैच था और वो रेस्ट पोजीशन पर था, सही है। उस वक्त उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, यानी अपने हाथ में हमने उस मास को लिया, हम उसको एक साइड पे लेके गए और हमने उसको छोड़ा, तो क्या हुआ, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। यानी जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो हमने क्या किया कि हमने जो हमारी एनर्जी थी, हमने हमारी जो हाथ में एनर्जी थी, हमने वो उसमें ट्रांसफर कर दी, और उसी फोर्स यानी उस एनर्जी की वजह से उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सही है। तो जिस तरह अभी हमने क्या एग्जाम्पल देखी थी, इस स्ट्रिंग की एग्जाम्पल देखी थी, सही है। या हमने ट्रांसफर वेव्स में वो स्लिंकी की और स्ट्रिंग की एग्जाम्पल देखी थी, और हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में स्प्रिंग की एग्जाम्पल देखी थी। तो हमने उसमें क्या किया था कि वो रेस्ट पर थे, वो रेस्ट पे थे, तो वो रेस्ट में ही थे जब तक हमने उसके ऊपर कोई एनर्जी अप्लाई नहीं की थी। यानी अपने अपने हाथ से जब उसके ऊपर जर्क दिया, फोर्स अप्लाई की है, तो क्या हुआ है कि उसके अंदर एनर्जी जो हमारी मस्कुलर, बेसिकली जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है, जो हमारी हैंड की एनर्जी है, वो उसके अंदर ट्रांसफर हो गई है। और वही एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है जो क्रस्ट एंड ट्रफ्स को मूव करवा रही है, लॉन्गिट्यूडनल रेज में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को प्रोड्यूस करवा रही है, सही है। वो बेसिकली क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वेव प्रोड्यूस हो रही है, और वो वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर आगे करते करते मूव करती जा रही है। हम इसके लिए एक ना एक्टिविटी आपकी बुक में बहुत अच्छी सी गिवन है, उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा। एक्टिविटी है ये आपकी 10.3, एक्टिविटी 10.3, सही है। तो अब इसके अंदर क्या एक्टिविटी है कि एक पॉन्ड है
और वाटर है, आप पॉन्ड ले लें या कोई पूल ले लें, उसके अंदर वाटर है जो बिल्कुल स्मूथ, उस वक्त पानी खड़ा हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना पानी खड़ा हुआ है, जैसे समंदर में कहीं और तो लहरें आ रही होती हैं वो सलसल पानी में, यानी वेव्स आ रही होती हैं, वो वाटर वेव्स होती हैं। सही है। और ये किस तरह एनर्जी को कैरी कर रही होती है, मैं अभी आपको एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल देके भी बताती हूँ। पहले हम ये आपकी बुक की एग्जांपल देखते हैं। एक्टिविटी 10.3 है, ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड्स। अब इन्होंने इसमें फिगर एक 10.10 भी दी हुई है। इसके अंदर सिंपल क्या है, पानी खड़ा है, सही है, और आपने पानी के अंदर एक बॉटल कॉर्क रख दिया है कोई भी, सही, बहुत हल्का सा कॉर्क होता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है। अब पानी बिल्कुल स्मूथ खड़ा है, बिल्कुल रेस्ट पर है, कोई एनर्जी नहीं है, सही है, तो क्या है, कॉर्क भी एक जगह पे रेस्ट पर है, कॉर्क भी, सही है। सही। जैसे ही हमने क्या किया, हमने उसके अंदर एक स्टोन ड्रॉप किया, सही है, हमने अक्सर होता है ना पानी खड़ा होता है, हम उसके अंदर स्टोन कोई फेंकते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अब पानी है, कोई पॉन्ड में है या फिर कहीं पूल में, कहीं भी पानी खड़ा है, आपने उसके अंदर एक कॉर्क डाल दिया, पानी रेस्ट पर है, उस वक्त उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कॉर्क के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। हमने जैसे ही उसमें स्टोन ड्रॉप किया तो क्या हुआ, उसके अंदर वेव्स जनरेट होना शुरू हो गई, सही है, यानी हमने उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी, स्टोन फेंकने से डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो जो कॉर्क था, जब उस तक वेव्स ने पहुंचना शुरू किया तो क्या हुआ, कॉर्क ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो सारी मूवमेंट हो रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, जिससे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ये किस तरह हो रही है, बेसिकली हमने क्या किया, हमने उसके अंदर जब स्टोन फेंका तो जो उसकी एनर्जी थी उससे डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, और क्या हुआ, उस एनर्जी को वेव्स ने एब्जॉर्ब किया, और जैसे ही वो वेव्स मूव करती हुई कॉर्क तक पहुंची तो उस कॉर्क ने भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वेव से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और उसने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सही। इससे हमें क्या पता चला कि वेव्स कैरीज एनर्जी, क्या हुआ, जो वेव्स ने एनर्जी कैरी की हुई थी, उस एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, उस बॉटल कॉर्क ने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसने पानी में फिर मूव करना आगे स्टार्ट कर दिया। जहां तक वेव्स मूव करेंगी वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जाएगा और मूव साथ साथ करता जाएगा, सही। अब ये हमने एग्जाम्पल किसकी देखी, वाटर वेव्स की देखी। क्या हुआ, वाटर वेव्स ने एनर्जी को ट्रांसफर किया, उसी एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया, बॉटल कॉर्क ने एब्जॉर्ब किया, और उसने मूवमेंट की, जिससे हमें क्या पता चला कि जो वाटर वेव्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, और उसी एनर्जी को आगे बॉटल कॉर्क ने वेव्स से लेके एब्जॉर्ब किया, और उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस हुई, ही। तो ये बात हमारी इस एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह अक्सर क्या होता है, अगर आप कभी सी साइड पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो, अगर मे बी ना भी हुआ हो, बट मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बताती हूँ, उसमें क्या होता है, जब हम कोई बॉल को थ्रो करते हैं ना पानी में दूर में, मतलब अब हम होते हैं और वाटर वेव्स बन रही होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं वो, तो क्या होता है कि वो उसी तरह वो बॉल उस वक्त रेस्ट कंडीशन में हो जाके वहां पर, मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, जब हमने बॉल थ्रो कर दी और वो वहां जाके पानी के अंदर गिर गई, तो वो अपनी जगह पे ही रहती है, अनटिल अनलेस कि वहां पे कोई वेव प्रोड्यूस ना हो, सही है, जो वेव की एनर्जी है वो उस बॉल में ट्रांसफर होती है, और वो फिर मूवमेंट स्टार्ट करती है बॉल, और दोबारा क्या होती है, दूसरे एंड तक आ जाती है, सही। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आप देखें ना हल्की हल्की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, अब तो आर्टिफिशियल सीज, मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आर्टिफिशियल सी बनाया गया है, पता नहीं। खैर, अगर है तो आप वहाँ पे ये चीज़ करके देखिएगा, कहीं भी ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हो ना थोड़ी बहुत पानी के अंदर, तो उससे क्या होगा, जब आप कोई ऐसी
बॉल वगैरह थ्रो करेंगे तो वेव्स के साथ वो बहकर उसी जगह आ जाएगी जहाँ पे वेव्स मूव कर रही होंगी। तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सही। अच्छा, अब एक हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स का और इस चैप्टर का, फिर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स उसके कल करेंगे। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पहले पूछ लें। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, कोई बात समझ नहीं आ रही कुछ भी, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, टाइप योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स। जल्दी जल्दी टाइप कर दें, टाइम कम है, हम जल्दी से ना अपना लास्ट टॉपिक भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर एक छोटा सा क्विज में अपलोड करूंगी आपके लिए चैप्टर नंबर 11 का, वो भी आप सबने अटेम्प्ट करना है। एंड मेक श्योर अपने फ्रेंड्स को भी कहें, खुद भी टाइम पे क्लास को अटेंड करें, ताकि जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो सके। अब तो पेपर की डेट आ गई है आप लोगों के, जल्दी जल्दी से पढ़ना शुरू करें। समझ आ गई यहाँ तक बात? ओके। अब क्या है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब कोई भी वेव है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगी। किस तरह होगी भाई? अब कोई वेव है वो ट्रेवल कर ही रही है ना, किसी टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, वो क्या कहलाती है? उसकी वेलोसिटी कहलाती है। सही। सेकंड, उसमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस तरह होगी कि वो कितने टाइम पीरियड में कितनी जो है वो वाइब्रेशंस को कंप्लीट कर रही है। और वेवलेंथ क्या होगी? हर वेव के कोई ना कोई क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है। ओके फाइम, हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारा टॉपिक है, इसको देख रहे हैं। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की होती है दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। कंसेक्यूटिव याद रखिएगा, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट, साथ साथ क्रस्ट, ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच के जो डिफरेंस होता है ना, वो कहलाता है वेवलेंथ। ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, खुद देखना। एन एम्पलीट्यूड, frequency, wavelength and velocity are the characteristics of wave. For a constant frequency the wavelength is directly proportional to velocity. मैं इसको अभी व्हाइट बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन ड्राइव करके दिखाती हूँ। सही है। For a constant frequency wavelength is double the velocity of the wavelength will also double. For a constant frequency if the wavelength is more 4 times, ये देख लीजिएगा, ये छोटी सी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। अभी हम मूव करने लगे हैं ज़रा व्हाइट बोर्ड की तरफ जल्दी से। वेवलेंथ इज द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल। द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पॉइंट टू ट्रेवल in general for any wave the relation between velocity is proportional. It is expressed through the wave velocity formula. Velocity and wavelength। ओके। बोर्ड की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ? वेलोसिटी सबसे पहले हम देखेंगे। वेलोसिटी जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम के। सही। क्या हुआ जी? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग। This is called the velocity of wave, which is defined by velocity is equal to distance over time। सही है। अब हम velocity को v से, distance को d से और टाइम को t से डिपेंड कर रहे हैं। यानी कोई भी वेवलेंथ है, जब वो ट्रेवल कर रही है तो कुछ टाइम के अंदर वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, जो क्या कहलाती है? उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अच्छा, ये अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो इसका t हमारे पास टाइम है ना, हम क्या करेंगे, हम इसको टाइम पीरियड से रिप्लेस कर देंगे। यानी उस वेव का जो टाइम पीरियड है, हर वेव का कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है और इसका भी टाइम पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को हम टाइम पीरियड से रिप्लेस कर देंगे। सही। तो क्या हुआ, हमारे पास अब इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? d डिवाइडेड बाय टी। सही है। हमने इसको टाइम पीरियड से रिप्लेस कर दिया और हम डी को किससे? अच्छा, हमारे पास लैम्डा क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? वेव लेंथ होती है, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया है। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? यानी दो कंजेक्टिव ट्रस्ट या ट्रैफ के बीच का जो डिफरेंस होता है, बेसिकली क्या
वेवलेंथ इज द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ अ वेव कंप्लीट साइकिल, यानी वो जो दो क्रस्ट या दो ट्रैप के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो एक कंप्लीट साइकिल को शो कर रहा होता है। तो जो उस कंप्लीट साइकिल क्या होती है, उसमें कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होता है बेसिकली। तो ये एक डिस्टेंस होता है ना, उसकी मेजरमेंट होती है वेवलेंथ। तो जो उस डिस्टेंस की मेजरमेंट होती है ना वेवलेंथ, हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमने वेलोसिटी में डिस्टेंस दिया हुआ है ना, उस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, वेवलेंथ से रिप्लेस कर देंगे उसको। सही है, यहाँ पर लैम्डा किधर है जनाब, खैर अभी फिलहाल तो मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको लैम्डा से हमने रिप्लेस किया और डिवाइड बाय टाइम पीरियड से। अब ये बात समझ आई हमने बेसिकली वेलोसिटी को किस तरह किन चीज़ों से रिप्लेस किया है। इसमें कोई बात नहीं, हम आप समझे कि हमने इसको वेव की जो चीज़ें होती है ना, हमने उसकी फॉर्म में लिख दिया है। वेव में जो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है उसको क्या हम कह रहे होते हैं, वेवलेंथ। यानी एक कंप्लीट साइकिल का जो डिस्टेंस होता है ना, बेसिकली तो वो डिस्टेंस ही है ना एक कंप्लीट साइकिल, यानी दो क्रेस्ट या दो ट्रेफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर डी से रिप्लेस कर दिया। और जो हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो भी कुछ सेकंड्स में ही था, कुछ टाइम लिया था वेव ने ट्रेवल करने के लिए। तो वो जो टाइम था हमने वो वेवलेंथ के टाइम पीरियड से उसको रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। और हमें क्या बात पता है कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/f। यानी टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1/t। टाइम बेसिकली तो ऐसे ही है, और ये 1/t हमने देखा कि यहाँ पर किसके इक्वल है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने, हाँ जी टाइम, ये भी खैर सही बात थी। 1/f के होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो जो ये 1/t है हमारे पास किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के। सही, किससे रिप्रेजेंट हम करते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, v इज इक्वल टू लेमडा, और हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, 1/t को फ्रीक्वेंसी से। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप ड्राइव हो गया। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, कोई बात यहाँ तक नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। और ये जो हमने रिलेशनशिप निकाले हैं ना, ये दोनों टाइप्स जो मैकेनिकल वेव्स की हमने पढ़ी हैं उनके लिए है, मतलब ये दोनों के लिए वर्क करेगा। यानी परपेंडिकुलर पैरेलल जो दोनों मूवमेंट्स हो रही थी वेव्स में, ये दोनों के लिए वर्क करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, 10.2 एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। अब इन्होंने हमें हर्ट्ज में क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी है। सही, एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। उन्होंने हमें क्या वेवलेंथ दी है, यानी लेमडा वेवलेंथ से क्या दिया है हमने, 0.4 मीटर। ये देखें डिस्टेंस है, सही है। और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। हमें क्या मालूम करनी है, स्पीड। स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ द वेव, स्पीड मींस वेलोसिटी ऑफ कोर्स। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ वेव हमें फाइंड आउट करनी है, विच इज वेलोसिटी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यह है 0.4 मीटर, और हमारे पास सॉरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है, 4 हर्ट्ज है, और लेमडा हमारे पास है 0.4 मीटर, यानी वेवलेंथ ऑफ लेंथ। और जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास
क्या आंसर आया? 1.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ वेव। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? कोई भी बात ना समझ आई हो तो काइंडली आस्क मी, और अपना फीडबैक आप ज़रूर दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है विविड स्मार्ट लर्निंग के साथ पढ़ने का। ये जिन स्लाइड्स से मैंने आपको पढ़ाया है ये मैं अपलोड कर दूंगी। ये जो लेक्चर है ये इंशाल्लाह 2 घंटे बाद रिकॉर्ड हो जाएगा। बी पंक्चुअल, कल से 3 बजे क्लास में आए, अटेंड करें। पेपर सर पे, टेंशन न लें, कुछ भी सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। बस समझें, ग्रेड्स के पीछे भागना छोड़ दें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप किसी भी तरह का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं होती, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ही पेपर अटेम्प्ट्स करते हैं, बिल्कुल ना घबराएं। टाइम भी बहुत है आपके पास, लॉकडाउन लॉकडाउन तो खैर अब नहीं चल रहा, लेकिन ये है कि पहले भी काफ़ी टाइम मिला था। बुक पढ़ने की आदत डालें, जितनी आप अपनी बुक पढ़ेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज में जो स्टूडेंट्स फंसते हैं हमेशा, वो ही होते हैं कि जो बस रट्टे लगा रहे होते हैं ना, देख देख के। रट्टे नहीं लगाएं। ये स्लाइड्स में बार बार कहती हूँ, कुछ भी कॉपी ना किया करें। ये आपके पास रिकॉर्ड लेक्चर आपको मिल जाएगा, कुछ मैं बुक से अलग नहीं आपको पढ़ा रही, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। समझें, सिर्फ समझने पे फोकस रखें, और जो चीज़ नहीं समझ आ रही ना उसको क्वेश्चन करें। एमसीक्यूज भी मैं अपलोड कर दूंगी, उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। सही है। इसके बाद कल इंशाल्लाह हम इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर एक छोटा सा मैं क्विज भी अपलोड करूंगी इस चैप्टर का। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम क्या सही नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन घबराने से सिर्फ काम ख़राब होता है। पेपर में भी कभी पैनिक ना हो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके करें, और जो चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं और पता है अच्छा ही हमें आती हैं, पहले उनको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करें। उससे पता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यार अच्छा हमने इतना तो कर लिया ना, चाहे 40% में किया, अभी इतना कर लिया, चलो 60 भी अल्लाह ताला करवा ही देगा। ये स्लाइड्स भी मैं अपलोड करने लगी हूँ, ये भी देख लीजिएगा। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा फातिमा, रिपल टैंक वाला जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ा दिया है लास्ट वीक के। आप उसको जो है जाके ना उसका लेक्चर सुन लें, रिपल टैंक का। वो लेक्चर रिकॉर्ड है, और उसकी स्लाइड्स भी मैंने अपलोड कर दिया, उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फिर भी अगर उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा। कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक को फिर थोड़ा सा मतलब टाइम निकाल के ना किसी क्लास में वो मैं आपको रिपीट कर दूंगी। वैसे तो जब आप लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमने रिपल टैंक पढ़ा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन के ये टॉपिक है, और हमने सिंपल पेंडुलम ही पढ़ा था, वो भी आप देखिएगा, उस लेक्चर को भी सुनिएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम